ज्ञान से जो मूरत गढ़ी जाती है वो पूरे दुनिया में पूजी जाती है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी ऐच्छिक का सब्जेक्टिव प्रश्न का तीसरा वीडियो, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो शुरू करते हैं सब्जेक्टिव का, है ना। गधांश से शुरू होता है। तो यहाँ बोला गया है कि गांधी जी के अनुसार जो है ना, गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर मस्तिष्क, है ना, शिक्षा जो है वो शरीर मस्तिष्क और आत्मा को विकास करने के लिए माध्यम है ना। वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर हैं। उनके अनुसार जो है प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके आसपास जिंदगी पर आधारित हो, हस्तकला एवं काम के जरिए जो है वो रोजगार दिलाने के लिए बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को विकास करने वाली हो। अब गांधी जी है ना, गांधी जी उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्तियों के समाज और संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर भारतीय समाज एवं राजनीतिक में इन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की है। गांधी जी की सारी सोच जो है भारतीय परंपराओं की सोच है, और उनके दिखाए गए मार्ग को अपनाकर व्यक्ति जो है वो संपूर्ण राष्ट्र में जो है वास्तविक और स्वतंत्रता, सामाजिक और सद्भाव एवं सामूहिक विकास का प्राप्त कर सकता है। भारतीय समाज जब जब भटकेगा तब तब जो है गांधी जी उसको मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चा को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चा के जो है मातृभाषा और निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य मिलना चाहिए, जिससे उसके शरीर और मस्तिष्क और आत्मा का क्या हो, विकास हो। उसी तरह से आगे जो है वो गांधी जी के दिखाए गए मार्ग अपनाकर व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है। तो गांधी जी का मार्ग दिखाकर जो है वो व्यक्ति जो है गांधी जी का मार्ग दिखाए गए मार्ग को अपनाकर व्यक्ति जो है वो संपूर्ण राष्ट्र और वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव, सामूहिक विकास को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। आगे एक बुनियादी शिक्षा क्या है। तो बुनियादी शिक्षा उच्च शिक्षा को कहते हैं जिसमें किसी भी बालक को अपने जीवन यापन करने के लिए जितनी न्यूनतम शिक्षा आवश्यक हो वो दी जाती है। आगे निम्नलिखित पदार्थों को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। अगर वो नहीं होता है तो दूसरा है, उससे पढ़ को आंसर देना है। तो मेरी भूमि तो पुण्य भूमि व भारती, 100 नक्षत्र लोग करे आके आप आरती। नृत्य नए अंकुर असंख्य वहां फूटते, फूल झड़ते हैं, फल पकते हैं, टूटते हैं। सुसरिता वहां पाई है सहेलियां लाखों, अटखेलियों करोड़ों रंगलेलियों। नंदन विलासी सुर वृंद वृंद बहु वैसो करते विहार है हिमाचल प्रदेश में सुलभ, यहाँ जो स्वाद उनका महत्व क्या क्या। आगे है कि दुख दुख जो न हो तो फिर सुख में क्या, सत्व में सत्व क्या, है ना। दुर्लभ हो, जो दुर्लभ जो होता है उसी को हम लेते हैं, जो भी मूल्य देना पड़ता है उसी को देते हैं। हम परिवर्तन मान नित्य नए, तभी उब ही उठेंगे कभी एक स्थिति में सभी। रास्ता प्रपूर्ण है हमारा रंगमंच भी रुकता नहीं, लोक नाट्य कभी रंज में, है ना। इस तरह से आगे है। क्वेश्चन है कि कवि ने पुण्य भूमि किसे और क्यों कहा है। तो कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि कहा है क्योंकि वहां आकर सैकड़ों नक्षत्र के लोगों आरती उतारते हैं। हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो हिमाचल प्रदेश के पेड़ पौधे एवं लताओं पर नए अंकुर फूलते और फूलते जो है फूल फल आते हैं, और वहाँ कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं, अनेक वेशभूषा लोग देवगनों के समान निवास करते हैं। आगे बोला गया है कि दुख, है ना, दुख जो न हो तो फिर सुख में क्या, सत्व क्या, इस कथन का तात्पर्य क्या है। तो सांसारिक जीवन में दुखों का सामना करने पर जब सुख मिलते हैं तो उनका महत्व ज्ञात हो जाता है, और सुख जो है, सुख का सार दुखों में उबरने पर ही महसूस होता है। आगे है माध्यम से, है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम से कि बढ़ती हुई आबादी जो है ना, देश की बर्बादी, अथवा फिर तो स्वच्छता अभियान, ये दोनों पर या किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। बढ़ती हुई आबादी देश की बर्बादी है, और उसी तरह से या फिर तो स्वच्छता अभियान पर। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बढ़ती हुई आबादी के बारे में कैसे लिखना है। तो जिस तरह से आबादी जो बढ़ते जा रहा है ना, दुनिया में जो है कि जितना के मतलब आबादी बढ़ रहा है, जैसे कि इसमें आप लोग को लगभग जो है वो लंबा लिखिएगा आंसर सोच-सोच के कि आबादी बढ़ने से क्या हो जाएगा, है ना? जैसे कि ज़मीन जो है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आबादी अगर बढ़ते जाएगा तो हर एक चीज़ का कमी होगा, या फिर तो स्वच्छता अभियान के बारे में लिख सकते हैं। तो पहले थोड़ा-सा आप लोग को गाइड कर देते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के बारे में क्या लिखना है। तो आधुनिक भारत में जो है ना? आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और देश में विभाजन लगभग जो है 42 करोड़ आबादी थी, परंतु आज जो है 1 अरब, है ना? जब ये देश जो था बँटवारा हुआ था, है ना? उस समय 42 करोड़ था, लेकिन अभी 1 अरब से भी अधिक जो है ना? देश का विभाजन समय इतना था, लेकिन अभी जो है 1 अरब से अधिक हो गया है, और हर वर्ष जो है यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया जो मतलब जो है वो जुड़ रहा है। भारत के मामले में जो है ये भयावह मतलब चीज़ें हो रहा है, जिस तरह से हर एक चीज़ में जो है नौकरी बहुत लोग जो है वो पढ़ लिख के उसके बाद बेरोज़गार बनते जा रहा है ना? तो जनसंख्या बढ़ने से क्या घाटा है उसको आप लोग को लिखना है, लंबा-चौड़ा में लिख दीजिएगा। उसी तरह से है स्वच्छता अभियान, हाँ, स्वच्छता अभियान के बारे में कैसे लिखना है। तो
स्वच्छ भारत मिशन या फिर तो स्वच्छ भारत अभियान के भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक विशाल आंदोलन था और ये इसमें ये मतलब रखा गया था कि 2019 तक जो है वो भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था और ये चीज़ चालू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 के महात्मा गांधी से को जो है 150वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये शुरू किया गया था। तो इसको भी आप लोग लंबा लिखिएगा। आगे है कि अपने क्षेत्र में, है ना, पेड़-पौधा को अनियंत्रित कटाई हो रहा है, उसकी रोकने के लिए जो है जिला अधिकारी को पत्र लिखना है ना? सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। तो सेवा में, है ना, जिलाधिकारी महोदय, है ना, जहाँ आप लोग का जो भी है ना? डिस्ट्रिक्ट वो लिख दीजिएगा महोदय। सीधे ये निवेदन ये है कि हमारे है ना, जगह जो भी जगह है मैं निवासी हूँ, हमारे यहाँ जो क्षेत्र में कुछ महीने से पेड़-पौधा का बेरोक कटाई हो रहा है अंधाधुंध, जिससे कि मतलब तरह-तरह की जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। ये सारा चीज़ लिख के, है ना? अपना जो भी मैटर है वो पूरा लिखने के बाद लास्ट में सधन्यवाद करके भवदीय अपना क्षेत्र का लिख दीजिएगा और नाम लिख दीजिएगा। आगे जो है ना? ग नंबर में जो है वो कि खेती योग्य ज़मीन खराब होती जा रही है, इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट लिखना है ना? खेती योग्य जो है ज़मीन खराब होती जा रही है, तो खेती योग्य ज़मीन जो है वो, है ना? खराब होती जा रही है, तो लगातार जो है वो कटते रकबे के खाद्य सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियाँ सामने आ रही है। साथ ही केंद्र तमाम योजनाओं को सुस्त रफ्तार और लापरवाही के कारण जो है बंजर भूमि विकसित करने के लिए खेती योग्य बनाने का मुहिम प्रवाह चढ़ नहीं पा रहा है ना? ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय जो है अस्थायी समिति जो है रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर वे देश की खाद्य सुरक्षा के हासिल करना है तो सूखाग्रस्त और खराब भूमि को विकसित करके उसको मतलब उपजाऊ बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग लिखिएगा आगे। आगे क्वेश्चन है कि जनसंचार के माध्यम से प्रिंट, रेडियो, टीवी को क्या-क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं, इसको लिखना है ना? तो संचार माध्यम से प्रिंट, समाचार पत्र को दूरदर्शन, रेडियो तीनों महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी माध्यमों से समाचार का मुख्य आधार सूचना माना जाता है। सामान्यतः किसी भी नई घटनाओं या घटना में आए नए मोड़ को समाचार माना जाता है। इसे पत्रिकाएँ की भाषा में स्टोरी या आइटम कहा जाता है और समाचार पत्र जनसंचार का एक लिखित और पठित माध्यम है। तुलना में रेडियो और दूरदर्शन की कहीं अधिक व्यापक और दूरगामी भूमिका, उपयोगिता रेडियो और दूरदर्शन के लाभ अशिक्षित व्यक्ति को उठा सकता है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, है ना? इसका जो भी अ लिखते समय क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए इन माध्यमों को समाचार में लेखक कार्य करते समय वे नवीन होना चाहिए, उत्तेजन और सनसनी फैलाने वाला ना होना चाहिए, वे सच्चाई के लिए वो मतलब होना चाहिए। उसमें जो है गागर में सागर भरा हो, है ना? इस तरह से सीमाएँ इसका क्या है वो देख लीजिएगा, है ना? क्या है कि प्रिंट मुद्रण माध्यम का ये सीमा है जो केवल पढ़े-लिखे लोगों को तक ही सीमित है, निरक्षरों के लिए ये उपयोगिता नहीं है। ये माध्यम तुरंत घटी घटनाओं के बारे में नहीं बता पाता है, यह एक निश्चित काली अवधि है ना? रेडियो जो है इसके अखबार की तरह ही मतलब पीछे लौटकर जो है सुनने की सुविधा नहीं होती है और इसमें जो है आवाज़ भी आवाज़ ही सब कुछ होता है, तस्वीर नहीं होती है। आगे कविता है, हर कविता को जो है वो सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो कविता क्या है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन। है उन्मोचन नश्वरता के दागे, है ना? इसको क्या करना है कि हिंदी करना है। तो सौंदर्य मैंने देखा कि एक बूंद जो है कविता प्रयोगवाद के जनक एवं ख्याति प्राप्त कवि सच्चिदानंद हीरानंद वाद से अज्ञेय की कृति अरि ओ करुणा प्रभाव में हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है ना? कवि कहता है कि बूंद जो है बूंद की सागर लहरों की झाग से उछलकर अलग हुई और पुनः उसी में समा गई है। संध्याकालीन सूर्य जो है सूर्य की किरण अरुणाभ थी, वह बूंद भी उन किरणों का संपर्क प्राप्त करने के लिए लाल हो गया है, झिलमिलाने लगी है और वह बूंद क्षणिक थी, किंतु उनका जो है उसकी क्षण भंगुरता निरर्थन नहीं थी। उस बूंद की उछलकर पुनः सागर में विलीन होने के दृश्य को देखकर कवि के मन में जो है एक दार्शनिक भावना जागृत हुआ है और वह बूंद जो है वो तथा सागर के समाज के समान, है ना? जिस प्रकार बूंद से बूंद सागर बनता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति के समूह से समाज बनता है। इस तरह से आगे दूसरा वाला कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर लौटा लो या अपनी धाती, है ना? प्रलय चल रहा है अपने पथ पर मेरी करुणा हाहा खाती, है ना? मैंने निज दुर्बल पद बल पर विश्व न संभलेगी ये हमसे उससे हारी होड़ लगाई इससे मन की लाज गवाई है। तो इसका संदर्भ स्पष्ट करना है। तो ये जो है ना? ये जो लिया गया है जो संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति देवसेना के गीत से कवि शीर्षक से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से उद्बुद्ध हुआ है और इस गीत को हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2, है ना?
उसमें संकलित किया गया है। और देवसेना जो है जीवन व्यापन संघर्ष करने का कारण जो है निराश हो गई है और इसलिए वह कहती है कि मेरे जीवन में प्रलय का साम्राज्य हो गया है, अर्थात मेरा जीवन तूफानों से घिरने के कारण हताश हो गया है। मेरे जीवन की सुंदर आकांक्षाओं जो है समाप्त हो गया है। मैं अपनी दुर्बल पैरों की खड़ी होकर प्रलय और जीवन झंझा गया है ना, उसे व्यर्थ ही होड़ कर रही हूँ, और क्योंकि उसमें मेरी जो है हार होना सुनिश्चित है। इस तरह से आगे क्वेश्चन है ना, कि प्रमाण है ना से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। ये कहानी के आधार पर ये जो शेर के मुंह में जाता है उससे है ना। तो लेखक ने जब सब जानवर को एक एक करके शेर के मुंह में जाते देखा तो विचार किया कि लालच और प्रलोभन जो है वशीभूत होकर रहे हैं। लेखक ने असलियत जानने के लिए जब वह शेर के दफ्तर जाकर स्टाफ से पूछा कि क्या यह सच है कि शेर के पेट के अंदर जो है वो रोजगार मिलता है, तो हाँ यह सच है। लेखक ने पूछा कैसे, तो उत्तर मिला कि सब ऐसे ही मानते हैं। जब लेखक ने प्रमाण मांगा तो बताया गया कि प्रमाण से अधिक विश्वास, अर्थात जानवरों का यह विश्वास था कि शेर के पेट में जो है दफ्तर में जो है क्या होता है, नौकरी मिल जाता है। इसलिए वे निरंतरन जो है वो कहाँ चले जा रहे थे, शेर के पेट में चले जा रहे थे। और इसी तरह से जो है ठीक इसी प्रकार बेरोजगार लोगों में ये विश्वास है कि रोजगार के दफ्तर में पंजीकरण कराने से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे है कि साहित्य समाज का दर्पण, इस प्रचलित धारणा को विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिया है। तो कवि का काम है कि अर्थात जीवन को प्रतिबिंबित करना मात्र होता है। वह प्रजापति का दर्जा न पाता है। प्रजापति ने संसार बनाया है, उससे असंतुष्ट होकर कवि नया संसार समाज रचता है। इससे यह सिद्ध होता है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं, उसमें अर्थार्थ का ही नहीं आदर्श का भी चित्रण होता है। ट्रेजरी नाटक में मनुष्य जैसे ही होते हैं उससे बढ़कर जो है वो दिखाए जाते हैं। अतः साहित्य को समाज का दर्पण कहना ठीक नहीं है। कवि अपनी रुचि के अनुकूल जो है संसार को परिवर्तित करता है, अर्थात वह जो है वो कुछ अलग अलग जो है चिंतन तो साहित्य करना पसंद करता है। आगे क्वेश्चन है कुटज, है ना। कुटज जो पेड़ होता है, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलता है ना, इसको लिखना है। तो कुटज जो है भयानक लू में भी सूखता नहीं है और उसकी जड़ें पाषाण को भी भेदती हुई पताल से अपने भोजन खींच लाती है। झंझा तूफान में रगड़कर नमी खींच लेती है। उसकी दुरंत जीवनी शक्ति हमें जीने की कला सिखाती है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में आकाश को चुमकर अवकाश जो है ना, लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। यह सीख हमें कुटज के जीवन से मिलता है, इसलिए कुटज को गाढ़े का साथी भी कहा गया है। आगे क्वेश्चन है कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अपने अग्रज राम के प्रति भरत श्रद्धा भाव रखते हैं और उनको अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं उनके स्नेहिल स्वभाव से परिचित हूँ। वे आपराधिक पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मेरे ऊपर तो उनकी शेष कृपा और स्नेह रहा है। उन्होंने मेरा मन कभी नहीं तोड़ा, अर्थात मेरे मन ने जो चाहा वह प्रभु की श्री राम का सदैव दिया है। उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता हूँ और उनका इतना सम्मान करता हूँ कि उनके सामने संकोच के कारण मुख खोलने को साहस नहीं करता हूँ। आगे क्वेश्चन है कि प्रियमता के दुख क्या है ना। प्रियमता का क्या दुख था, तो यहाँ है कि प्रियमता विरहिणी नायक इसलिए दुखी है क्योंकि वह प्रियतम नायक जो है पास नहीं है ना। सावन के महीने में नायक को बिना काट पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। प्रिय बिना के अकेला भवन उसे काटने को दौड़ता है ना। प्रियतम कृष्ण उस विरहिणी नायक के मन अपने साथ हरण करने के लिए ले गया है। वह सखी से कहता है कि मेरे दुखों को, मेरा पीड़ा को भला दूसरा कैसे जान पाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन है कि यह दीप अकेला कविता का मूल भाव लिखिए, है ना। तो दीपक अकेला है, वह दीपों का पंक्ति के अपेक्षा वह लघु इकाई, फिर भी वह कंपित नहीं होता है। वह अपनी लौ को ऊपर करके गर्व के साथ जलता है। उसका अपना एक महत्व है, अपना पृथक अस्तित्व है, इसलिए अकेलेपन भी उसे शोभित, उसका जलना सार्थक है। उसका जलना भी सामूहिक समूह के लिए विशेष महत्व रखता है और वह समाज के लिए आत्मत्याग करने का भी तत्पर्य रहता है। समाज के सम्मुख मानव अत्यंत लघु है और दीपक उसी का प्रतीक है ना। लघु मानव जो है समाज का अंग होकर अपना एक विशिष्ट विशिष्ट अस्तित्व रखता है और लघु मानव समाज का किस अंग के साथ जुड़े हैं वह निर्यक स्वयं करता है। इस तरह से आगे लिखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि गीत गाने दो मुझे, कविता का मतलब अनुसार से लिखना है ना। तो गीत गाने दो मुझे में क्या था कि गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद जो है वो ये एक निराशा में आशा संचार करने वाली कविता है। आज के वातावरण में व्यक्ति का दम घुट रहा है और वह स्वयं असुरक्षित अनुभव कर रहा है। लोगों को संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ है और इस कारण से निराशा जो है निराश हो गया है। और इस कविता
के द्वारा कवि लोगों को निराशा छोड़कर आशावादी जो है बनाने का प्रेरणा देता है और वह दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए जल उठो फिर सींचने को, पृथा की बुझी हुई आग को गीत गाकर जो है वह जगाने का प्रयत्न करता है। आगे जो है क्वेश्चन कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, है ना? तो लोमड़ी जो है वो लोमड़ी जहाँ वहाँ जो रोजगार पाने के लिए चली जा रही थी, उसे जो है किसी ने बताया कि वो उस शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है और वहाँ प्रार्थना पत्र देकर नौकरी पाना चाहती है, और वह शेर द्वारा किए गए प्रचार के कारण जो है वो भ्रमित हो गई थी और इस पर विश्वास कर लिया था। आगे है ब्रजमोहन व्यास का सामूहिक परिचय लिखना है। तो व्यास जी का सांस्कृतिक साहित्य का अध्येता थे और वह आपकी भाषा परिकृष्ट प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी, है ना, आपकी भाषा में तत्सम शब्दों का भी साथ अरबी, फारसी और लोक के प्रचलित शब्द, अंग्रेजी शब्द का भी आदि भी मिलते हैं। संस्कृत भाषा यथा स्थान दिए गए हैं। उदाहरण के भाषा को भी सशक्त मतलब बनाने के वाले हैं, है ना। यत्र तंत्र मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। हर शैली में व्यास जी का वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ वह विवरणात्मक शैली भी अपनाया है और जीवन तथा कथा के लिए वह शैलियों का उपयुक्त भी है। आगे है कृतियां जो है व्यास जी के द्वारा जो है ना, रचनाएं निम्नलिखित है। जानकी हरण, है ना, का अनुवाद पंडित बालकृष्ण, ये है ना। आगे जो है वो क्वेश्चन कि जगधर के मन में किस तरह के ईर्षा भाव मतलब जगा और क्यों? तो जगधर सोच रहा था कि भैरव को एकाएक इतने रुपये मिल गए, है ना, यह अब मजा मौज उड़ाएगा, है ना। तकदीर इस तरह खुलती है कि अब भैरव ने दो तीन दुकानों को ठेका और ले लेगा, है ना। वह आराम से ज़िंदगी बिताएगा और उसे भी ऐसा कुछ माल हाथ लग जाता तो उसकी ज़िंदगी भी सफल हो जाती। इस प्रकार अचानक भैरव के पास 500 से अधिक रुपये देकर जगधर जो है मन के उसके प्रति प्रबल ईर्ष्या का भाव जाग उठा। या फिर तो इसके अलावा और लिख सकते हैं कि एकाएक जैसे सफ़ेद हो गया रंगीन स्क्रीन प्रस्तुत कथन का आशय स्पष्ट करिए। तो रूप सिंह माही, है ना, पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात त्रिलोक सिंह से हुई और त्रिलोक ने उससे, है ना, हिमांग पहाड़ जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ जाने को कहा और बताया कि घर के ऊपर चला गया, है ना। उससे अपने माता पिता के बारे में पता चला तो बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता को देहावसान की बात सुनकर अपने गांव आने तथा परिवार के लोगों को मिलने के रूप में वह सारी खुशी जो है गायब हो गई। एकाएक एक जैसा सफेद हो गया और रंगीन स्क्रीन। आगे क्वेश्चन है कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बातें नहीं है। सूरदास की झोपड़ी के पाठ के आधार पर मतलब जो है ये लिखना है। तो सूरदास जानता था कि उसने यह धन जो है भीख मांगकर जोड़ा था और वह अंधे भिखारी के लिए निर्धनता इतनी लज्जा की बात नहीं थी जितना कि धन का संग्रह करना। रुपयों को अपनाकर स्वीकार करने से होने वाले अपमान से बचने के लिए वह जगधर को अपनी आर्थिक हानि की बात को छिपा रहा। और वर्तमान में समाज की यही मान्यता है कि यदि कोई भिखारी अधिक धन संचय कर ले तो वो है दृष्टि से देखा जाता है। अथवा में क्वेश्चन है कि इंदौर में गाड़ी से उतरते ही लेखक क्या चाहता था कि इसका इच्छा जो है पूर्ति में क्या बाधा थी, है ना। तो इंदौर से लेखक की गाड़ी से उतर रहा और वह चाहता था कि सभी ने नदी नालों और ताल तलैयों को देखे और वह पहाड़ पर चढ़ाना चाहता था, परंतु उसको याद आया कि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और इस अवस्था में शरीर में वैसा फुर्तीलापन और लचीलापन नहीं रह पाएगा जो पहले था। मन से वह अपने को किशोर, है ना, भले ही समझता था, लेकिन परंतु वह शरीर से वृद्धा हो चुका था और वह उसमें पर्वत पर चढ़ने की और नदी नालों के लांघने की शक्ति नहीं बची थी। तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।